अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइज़ोज़ोम। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइज़ोज़ोम हमारे पास किन वर्ड से मिलके बना है। लाइज़ो स्टैंड्स फॉर स्प्लिटिंग एंड सोम स्टैंड फॉर सोमा। सोमा मीन्स बॉडी। तो लाइज़ोज़ोम्स का मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग बॉडीज़। स्प्लिटिंग बॉडीज़ हम इन्हें क्यों बोलते हैं? स्प्लिटिंग बॉडीज़ हम इन्हें इसलिए बोलते हैं कि लाइज़ोज़ोम के अंदर हमारे पास ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो जाके ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए हम इन्हें स्प्लिटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। अब हम इन्हें देखते हैं ये होती हैं क्या हमारे पास। सबसे पहले तो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ होती है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ है। और इनको हमारे पास स्टडी किसने किया था? इनको भी हमारे पास स्टडी किया था डी डव ने 1949 के अंदर। पाई किन के अंदर ये जाती हैं? यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर। यूक्रियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और जो लाइज़ोज़ोम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। अपनी शक्ल सूरत, शेप, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हमने जो है सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं हमारे पास जब सेल कोई मटेरियल अंदर लेता है या बाहर निकालता है। एक हमारे पास होती है एंडोसाइटोसिस और दूसरी हमारे पास होती है एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई मटेरियल, कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है तो हम उसे एंडोसाइटोसिस कहेंगे। वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एंटर होता है। और अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर से बाहर मूव करता है तो हम इसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो नाम से पता चल रहा है अंदर और एक्सो बाहर, ठीक है। एंडोसाइटोसिस की हमारे पास आगे दो आ जाती हैं, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। एक हमारे पास थी फैगोसाइटोसिस और एक हमारे पास थी पिनोसाइटोसिस। अगर तो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल जो आता है वो सॉलिड पार्टिकल है तो हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कोई लिक्विड पार्टिकल है तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस होती किस तरह? सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर अब बाहर से कोई फूड पार्टिकल अंदर आना चाहता है तो किस तरह ये इन्वेजिनेट होगी? इन्वेजिनेट क्या, हम इसे फोल्डिंग बोलते हैं। इस तरह करके ये फोल्ड होगी, मटेरियल यहाँ पे अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह वैक्यूल की फॉर्म में जो है नेक्स्ट फेज़ में जो है मटीरियल अंदर रिलीज़ हो जाएगा इस तरह। सबसे पहले कोई बाहर आया पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल था, फूड पार्टिकल था, कोई भी पार्टिकल था, उसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक वैक्यूल टाइप बनता है और अगली फेज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो वो वैक्यूल होता है वो सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस। और अगर ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास सॉलिड होगा तो हम इसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर ये लिक्विड होगा तो हम इसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे ही सेल के अंदर एंटर होता है तो लाइज़ोज़ोम से क्या करते हैं? फौरी तौर पर उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए करते हैं? फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। फैगोसाइटोसिस को हम ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल भी कहते हैं, ईटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए लाइज़ोज़ोम ज़्यादातर उन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनके अंदर फैगोसाइटिक एक्टिविटी हो रही होती है। मींस फैगोसाइटोसिस जिन सेल्स के अंदर होती है उन्हीं सेल्स के अंदर लाइज़ोज़ोम्स मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि लाइज़ोज़ोम्स को हम स्प्लिटिंग बॉडीज़ बोलते हैं इस तरह के इनके अंदर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइज़ोज़ोम है, इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स होते कौन से हैं इसके अंदर? या तो इसके अंदर एसिड फास्फेटेज हो सकता है या फिर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं इन लाइज़ोज़ोम्स के अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या एसिड फास्फेटेज। अब हम डायग्राम से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी सेक्रीटरी वेसिकल बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है हमारे पास गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस का ये हमारे पास था
फॉर्मिंग फ़ेज़, ठीक है, और ये था मैच्योरिंग फ़ेज़। हमने ये फ़ेज़ेस इसके डिस्कस किए थे गोल्जी अपरेटस वाली वीडियो में, ठीक है। आपको ये फ़ेज़ेस समझनी है तो आप गोल्जी अपरेटस वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से ये दोनों फ़ेज़ेस एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि फॉर्मिंग फ़ेज़ वो फ़ेज़ होती है जहाँ पे हमारे पास ये वेसिकल्स या सेक्रेटरी वेसिकल्स आते हैं, उसके बाद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और मैच्योरिंग फ़ेज़ के थ्रू जो है ये गोल्जी अपरेटस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से ये वेसिकल्स निकले, सेक्रेटरी वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस के जो है ये फॉर्मिंग फ़ेज़ इसके ऊपर आए, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, मैच्योरिंग फ़ेज़ से यहाँ से बाहर निकले और ये लाइजोसोम की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। सबसे पहले जब सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलता है तो उस लाइजोसोम को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। लाइजोसोम की भी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी लाइजोसोम और सेकेंडरी लाइजोसोम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मैच्योरिंग फ़ेज़ से गोल्जी अपरेटस की निकला है लाइजोसोम, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। उसके बाद क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस के ज़रिए फूड पार्टिकल अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन के, उसी प्रोसेस के थ्रू के वो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी, उसकी फोल्डिंग होगी और वैक्यूल की फॉर्म में फूड पार्टिकल अंदर आएगा। उसके बाद ये जो प्राइमरी लाइजोसोम था ये उसके साथ फ्यूज़ करेगा और सेकेंडरी लाइजोसोम बना देगा। ये हमारे पास सेकेंडरी लाइजोसोम बन गई। ये वैक्यूल भी है, इसके अंदर फूड पार्टिकल भी है और इंजाइम्स भी मौजूद है, लाइजोसोमल इंजाइम्स। यहाँ पर फूड की डाइजेशन होगी, ये फूड की डाइजेशन होगी और उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस सारी डाइजेशन के प्रोसेस को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर मूव करके आया है, इसलिए इंट्रासेलुलर बोल रहे हैं, ठीक है। और लाइजोसोमल एंजाइम्स का रोल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी होता है, जिसमें एंजाइम्स जो है वो सेल के बाहर डाइजेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमने जो पढ़ी है ये हमारे पास है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास होती है ऑटोफैगी, एक हमारे पास होती है ऑटोलाइसिस, और अभी जो हमने देखी जो बाहर से फूड पार्टिकल अंदर आया था और फिर उसकी सेल के अंदर डाइजेशन होगी, उसे हम बोलते हैं हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो है वो सेल के बाहर से मटेरियल आया, हेट्रो मीन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मटेरियल आया फूड पार्टिकल सेल के बाहर से। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑटोफैगी क्या होती है। ऑटोफैगी को हम सेल्फ ईटिंग भी बोलते हैं। सेल्फ ईटिंग इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो सेल है वो अपनी ही ऑर्गेनेलिस को खा रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जब माइटोकॉन्ड्रिया की किसी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे एक पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा ज़रूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ेगा तो उसकी बॉडी में जो एडिशनल माइटोकॉन्ड्रिया बने थे अब तो वो किसी काम के नहीं, कि वो एक्सरसाइज नहीं करता, उसे उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी वहाँ पे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वहाँ पे आके माइटोकॉन्ड्रिया को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी, ठीक है, जो सेल के अंदर हो रही होती है। और सेल्फ ईटिंग भी हम इसे इसीलिए बोलते हैं कि वो अपने ही जो सेल्स हैं उनको लाइसोसोम्स खा लेते हैं, इस वजह से जो है हम इन्हें ऑटोफैगी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में हमारे पास होता है कि किसी बॉडी पार्ट की ब्रेक डाउन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग जब अपनी लार्वा स्टेज में होता है, टेडपोड स्टेज में, तो उसकी वहाँ पे टेल मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग बनता है तो उसकी वो जो टेल है वो ऑटोलाइसिस के ज़रिए वहाँ पे लाइसोसोम्स आते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए उसकी टेल को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ये हमारे पास है ऑटोलाइसिस। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाती हैं कुछ कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ होती हैं जो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती हैं, ठीक है, बाय बर्थ मौजूद होती हैं। और इनमें होगा क्या कि लाइसोसोमल एंजाइम्स या तो मतलब जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त वो एंजाइम्स वहाँ पे प्रॉपर्ली बने नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसे ये डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, या फिर वो वहाँ पे टोटली एब्सेंट होंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डिज़ीज़ आ जाती है वो हमारे पास होती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि वो एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना था ग्लूकोज के अंदर,
वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन को ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिज़ीज़ हो जाएगी। सेकंड पे हमारे पास जो डिज़ीज़ आ जाती है वो है हमारे पास टे-सैक डिज़ीज़। टे-सैक डिज़ीज़ में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं ना, उनकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती। मीन्स जिन इंजाइम्स ने लिपिड्स की ब्रेक डाउन करनी होती है वो हमारे पास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है लिपिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम टे-सैक डिज़ीज़ कहते हैं। अगर ये जो लिपिड्स की एक्यूमुलेशन है ब्रेन सेल्स के अंदर हो जाए तो पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है और उसकी वहाँ पे डेथ कॉज हो सकती है। इन दोनों डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं। स्टोरेज डिजीज़ हम इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है किसी न किसी सब्सटेंस की स्टोरेज हो रही है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के अंदर ग्लूकोज की स्टोरेज हो रही है क्योंकि उसकी वहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही, और टे-सैक डिज़ीज़ के अंदर लिपिड की एक्यूमुलेशन हो रही है। इसलिए हम इन दोनों डिजीज़ को स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज़ तो ये हैं ही, साथ में इनका सेकंड नेम है स्टोरेज डिजीज़।